प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री उच्च न्यायालय की स्थापना के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट भी करेंगे जारी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा, सुधारों को काला कानून बताने वाले नहीं बता पाए कानून में कमियां। प्रदर्शनकारी किसानों के चक्का जाम को लेकर आज दिल्ली और अन्य जगहों पर पुलिस हाई अलर्ट पर। पश्चिम बंगाल में गरमाई सियासत। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने की चुनाव आयोग से मिलकर राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कदम उठाने की मांग। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवर्तन यात्राओं को हरी झंडी दिखाकर राज्य में करेंगे रोड शो। भारत 21 दिन में 50 लाख टीकाकरण करने वाले दुनिया का इकलौता देश बना। अब तक करीब 53 लाख लोगों को लगाए गए कोविड के टीके। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर लगभग 1,51,000। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 22 देशों ने की भारत से कोविड वैक्सीन की मांग। और क्रिकेट में इंग्लैंड आज चेन्नई टेस्ट मैच के दूसरे दिन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए 263 रन से आगे खेलना करेगा शुरू। कल पहले दिन कप्तान जो रूट ने जड़ा शानदार शतक। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री उच्च न्यायालय की स्थापना के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट भी जारी करेंगे। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री, उच्चतम न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा गुजरात के मुख्यमंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार के दिन असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखने के साथ ही असोम माला कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। असोम माला प्रोजेक्ट असम में सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में राज्य के हाईवे और प्रमुख जिला सड़कों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा समाप्त हो गई है। सरकार सोमवार को इस पर अपना जवाब देगी। 3 दिन तक चली चर्चा के केंद्र में देश के किसान रहे, जिसमें विपक्ष ने कृषि कानून को वापस लेने की बात की तो सत्ता पक्ष ने सिलसिलेवार तरीके से विपक्ष की आशंकाओं को खारिज किया। सत्ता पक्ष की ओर से मोर्चा केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संभाला और कहा कि विपक्ष ये नहीं बता पा रहा है कि कृषि कानून में खराबी कहाँ है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 15 घंटे से भी ज्यादा चली मैराथन बहस खत्म हो गई। 3 दिन तक चली बहस के केंद्र में देश के किसान रहे, जिसमें विपक्ष ने कृषि कानूनों को वापस लेने की बात की तो सत्ता पक्ष ने सिलसिलेवार तरीके से विपक्ष की आशंकाओं को खारिज किया। सत्ता पक्ष की तरफ से मोर्चा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संभाला और कहा कि कृषि कानून में खराबी कहाँ है। हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहाँ गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था, उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। चर्चा में बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित के प्रति प्रतिबद्ध है। सरकार किसानों की हर शंका को दूर करने को तैयार भी है। खरीद में ट्रांसपेरेंसी आए, ई ट्रांजैक्शन बढ़े, किसान को वाजिब दाम मिले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बढ़े। इसके लिए 1000
मंडियों को इनाम मंडी के रूप में परिवर्तित किया और 1000 और अब कर देंगे, बजट में प्रावधान हो गया। इसी प्रकार से लगातार हमने कोशिश की है कि कृषक की आमदनी दोगुनी हो और किसानी का योगदान देश के जीडीपी में तीव्र गति से बढ़े। कृषि मंत्री ने सदन में विपक्ष पर चुटकी ली और कहा कि विरोध सब कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बता पा रहा कि आखिर खामी कहाँ है। कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा, लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें, लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अनेक विपक्षी पार्टियों ने किसानों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने की कोशिश की। मोदी सरकार 2018 में, दिसंबर 2018 में उस कानून को खत्म करने की साजिश कर ऑर्डिनेंस जारी की थी। तब समूचे देश के किसान, सारे लोग, एनजीओ सभी ने उठ खड़े हो गए, सारे अपोजिशन पार्टी के लोग भी खड़े हो गए। चर्चा में सभी दलों का प्रतिनिधित्व हो सके, इसके लिए आसन ने पूरा ख्याल रखा, इसलिए सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए बढ़ाया गया। जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में चर्चा हुई है, उम्मीद है आगे भी विपक्ष का रचनात्मक सहयोग सत्ता पक्ष को मिलता रहेगा और सदन की कार्यवाही यूं ही चलती रहेगी। राज्यसभा में बोलते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की भलाई के लिए, किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए और किसानों के बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि कानूनों पर जो शंकाएं हैं उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से उनको दूर किया और उन्होंने कहा कि पंजाब में जो कृषि कानून है उसके उल्लंघन पर किसान जेल जा सकता है, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कानून बनाया है जिसमें किसान जेल कभी भी नहीं जाएगा। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर उन्होंने कहा कि इस करार से किसान कभी भी अलग हो सकता है और उसकी जमीन को कोई भी व्यापारी नहीं ले सकता। कैमरामैन जया और राजेश राज के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और लोकसभा में कल भी गतिरोध बना रहा। कृषि कानूनों पर विपक्ष के हंगामे के चलते प्रश्नकाल थोड़ी देर के लिए ही चल पाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी दलों के सांसदों से अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण पहले लोकसभा की कार्यवाही 6 बजे तक और फिर बाद में सोमवार 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कल भी ना तो प्रश्नकाल पूरा चल पाया, ना ही शून्यकाल। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी आगे नहीं हो पाई। और कुछ किसान संगठनों की ओर से प्रस्तावित चक्का जाम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली सहित अन्य जगहों पर पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कर्नाटक के कोडागु के जिला मुख्यालय मडिकेरी में पूर्व सेना प्रमुख के.एस. मिथैया के पैतृक घर सनी साइड में उन पर समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इस युद्ध स्मारक का मुख्य आकर्षण पुराने हथियार और युद्ध की निशानियां होंगी। इसमें एक युद्धक टैंक भी शामिल है, जिसे भारतीय सेना ने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया था। संग्रहालय में दशकों पुराने हथियार और गोलियां और सेना की बंदूकें और राइफलें और सेवा से हट चुके एक MiG-21 युद्धक विमान के अलावा कला, पुस्तक और संग्रह तथा लेख रखे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत नाडिया जिले से की जाएगी। पश्चिम बंगाल में अपने दौरे के दौरान JP नड्डा मालदा जिले के शाहपुर गांव में 3000 से ज़्यादा किसानों के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। साथ ही मालदा में फुआरा रोड से श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रतिमा तक रोड शो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष भक्ति आंदोलन के संत चैतन्य महाप्रभु को भी श्रद्धांजलि देंगे।
जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को करीब 1.5 साल बाद 4G इंटरनेट सेवा पूरी तरह बहाल हो गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश गृह विभाग ने हाई स्पीड इंटरनेट पर पाबंदियां हटाने के आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया कि मोबाइल डेटा सेवा और फिक्स्ड लाइन इंटरनेट कनेक्टिविटी पर जो रोक थी उसे हटा लिया गया है। प्रीपेड सिम धारकों को इंटरनेट मोबाइल सेवा संबंधित सुरक्षा नियमों और औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही प्रदान की जाएगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद 5 अगस्त 2019 से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। हालांकि पिछले साल 25 जनवरी को 2G सेवा बहाल कर दी गई थी। सामान्य जनजीवन को पूरी तरह से पटरी पर लाने के बाद अब 4G इंटरनेट सेवा पूरी तरह बहाल कर दी गई है। विवाद से विश्वास योजना के तहत 97,000 करोड़ रुपए से अधिक के विवादित कर मामलों के निपटान की पेशकश की गई है। विवाद से विश्वास योजना को प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना 2016 के मुकाबले 15 गुना ज़्यादा प्रतिक्रिया मिली है। वहीं जितनी राशि से मामलों का निपटान किया गया है वो DTDRS के मुकाबले 153 गुना अधिक है। विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा करने की समय सीमा बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई है। वहीं विवादित कर भुगतान की तारीख 31 मार्च है। केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT ने भारत सरकार के कई अहम मंत्रालयों में संयुक्त सचिव और निदेशक जैसे सीनियर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। संयुक्त सचिव स्तर और निदेशक पद के स्तर के लिए लेटरल एंट्री यानी पार्श्व भर्ती संविदा आधार पर होगी। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC द्वारा 30 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें 3 पद संयुक्त सचिव स्तर के और अन्य पद निदेशक स्तर के हैं। संयुक्त सचिव स्तर वाले पदों के लिए 15 साल का और निदेशक स्तर के पदों के लिए आवेदन करने के लिए 10 साल का न्यूनतम अनुभव होना जरूरी है। देश कोविड में चल रही लड़ाई के खिलाफ लगातार जीत हासिल कर रहा है। इस वक्त कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर लगभग 1,51,000 पर आ गई है। भारत में प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पेश है हमारी रिपोर्ट। The country continues to give a strong response in the battle against COVID-19. During the question hour in the Lok Sabha, Union Health Minister Dr. Harshvardhan said that India has received requests for vaccine supply from 22 nations so far. Out of these, supply of 56 lakh doses till 2nd February has already been made to 15 nations as grant assistance as well as contract doses. इस समय हमारे को भारत को दुनिया के 22 देशों से वैक्सीन लेने के लिए मांग मिली है। इन देशों में से 15 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। ये ग्रांट असिस्टेंस के रूप में भी और कॉन्ट्रैक्टेड डोजेज के रूप में भी दी गई है। मैं अपने देश के वैज्ञानिकों को सभा की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने इतने कम समय में इतने उन्नत किस्म के वैक्सीन तैयार किए और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। While COVID-19 vaccination rollout is going on across the country, as on 5th February 2021, 6 p.m., a total of 52,90,474 beneficiaries have been vaccinated for COVID-19. A total of 52,90,474 beneficiaries have been vaccinated till 6 p.m. as per the provisional reports, and no case of serious or severe AEFI or death is attributable to vaccination till date. The maximum vaccination has taken place in Uttar Pradesh in the nationwide vaccination rollout. Here, the task to vaccinate frontline workers has begun. 5 लाख से ऊपर हमने अपने हेल्थ कर्मियों का हमने टीकाकरण कर लिया इतने कम समय में, और आज भी हमारा फ्रंटलाइन वर्कर का भी प्रारंभ हो गया है। CRPF का कैंप में भी लग रहा है, नॉर्दर्न इंडिया रेलवे के भी उसमें लग रहा है। कई जगह हम लोग ने इसको स्थापित किया है और प्रयास हमारा है कि उसी तरह उसी व्यवस्था के अंतर्गत बिना किसी दिक्कत के हमारा ये टीकाकरण बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। Meanwhile, pharma major Pfizer said it has decided to withdraw its emergency use authorization application with Drug Controller General of India to allow its vaccine to be made available in India. The company's spokesperson said
that the pharma major decided to withdraw its application based on discussions at the meeting with an expert committee of the drug. राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना में शिकार हुए व्यक्ति का कैशलेस इलाज किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति भी बना रहा है। स्क्रैपिंग नीति से 10,000 करोड़ रुपए के नए निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरमाने ने ये जानकारी नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा के दौरान दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सरकार कैशलेस इलाज मुहैया कराएगी। इस योजना के क्रियान्वयन की दिशा में बीमा कंपनियों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। दुर्घटना में घायल होने पर किसी भी आपातकालीन नंबर पर सूचना मिलते ही नजदीक में मौजूद एम्बुलेंस दुर्घटना में शिकार व्यक्तियों को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाएगी, जहां उनका उपचार किया जाएगा। खतरे से बाहर आने के बाद उनका अन्य अस्पताल में बीमा पॉलिसी के अनुसार इलाज किया जाएगा। NHAI is going to finalize the tender for providing ambulances which are connected to the local hospital network, the police control room and state control room, and all the roads under their control. This is apart from the new scheme we are about to launch. It is waiting for approvals from various stakeholders. Is the cashless treatment to the accident victims. We are mandated by both Supreme Court as well as Motor Vehicles Act that cashless treatment shall be provided to the accident victims by Government of India under a scheme. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक वाहन स्क्रैपिंग नीति भी बना रहा है, जिसके तहत 20 साल से ज़्यादा पुराने निजी वाहन और 15 साल से अधिक पुराने भारी मोटर वाहन शामिल हैं और जिनके पास वर्तमान में फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है। एक अनुमान के अनुसार ये वाहन नए वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। इससे अवशिष्ट धातु की रिसाइकलिंग होगी, सुरक्षा में सुधार होगा, वायु प्रदूषण में कमी आएगी। मौजूदा वाहनों की बेहतर दक्षता के कारण ईंधन की खपत भी कम होगी। ये 15 साल से पुराना है तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ट्रक्स वगैरह, उनको ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग अंडरगो करना होगा। यदि अनफिट है तो उनको स्क्रैप करना होगा। फिट व्हीकल है तो कोई मैंडेट नहीं है स्क्रैप करने के लिए। वो पर्सनल व्हीकल के लिए वो 20 साल की सीमा है। मैंडेटरी, वॉलंटरी, बेस्ड ऑन ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट। गौरतलब है कि वाहन स्क्रैपिंग नीति से 10,000 करोड़ के नए निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा और रोजगार के 35,000 नए अवसर भी सृजित होंगे। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 74% ब्लैक स्पॉट में सुधार का काम लगभग पूरा कर चुका है। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, दिल्ली। रुख करते अंतर्राष्ट्रीय जगत की तरफ। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। चुने हुए नेताओं को सत्ता सौंपने की मांग के साथ सैकड़ों की संख्या में छात्र एवं शिक्षक सड़कों पर उतरे हैं। विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन जारी है और छात्रों और शिक्षकों ने आंग सान सूकी की लंबी आयु के नारे लगाए और कहा कि हम सैन्य तानाशाही नहीं चाहते। विरोध में आम लोगों के साथ ही विपक्ष ने भी देश के सबसे बड़े शहर यांगून में हर रोज शाम को खिड़कियों पर खड़े होकर बर्तन बजाना शुरू कर दिया है। हालांकि इन विरोध प्रदर्शनों पर सैन्य प्रशासन सख्त हो गया है और लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 10 करोड़ 58 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। संक्रमण से अब तक 23 लाख 6 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद विश्व में 7 करोड़ 74 लाख लोग ठीक भी हो गए हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2 करोड़ 73 लाख पार कर चुकी है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 4 लाख 70 हज़ार के पार हो गया है। ब्राज़ील में भी कोरोना संक्रमण के मामले 94 लाख 47 हज़ार से ज़्यादा हो गए हैं, जबकि यहाँ पर मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख 30 हज़ार से ऊपर है। और पेरू ने फाइजर वैक्सीन के साथ 20 मिलियन टीके खरीदने का समझौता किया है। पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति ने कहा कि सामूहिक टीकाकरण अभियान में ये समझौता एक मील का पत्थर साबित होगा। पेरू में जून तक फाइजर की 5 मिलियन टीका उपलब्ध कराई जाएगी। न्यूयॉर्क में कोरोना के खिलाफ बड़े स्तर पर लोग टीकाकरण अभियान को सफल बना रहे हैं। टीकाकरण स्थल पर लोगों की भारी संख्या में भीड़ जुट रही है। समाज के हर वर्ग के लोग कोरोना के मामले में कमी लाने के लिए इस टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
अधिकारियों ने कहा कि न्यूयॉर्क में यांकी स्टेडियम में एक सप्ताह में 15,000 लोगों को टीका लगाया जा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना के टीकों के सफल वितरण करने के लिए यूरोप के देशों का समर्थन किया है। मैक्रों ने कहा कि यूरोपीय संघ ने टीका उत्पादन में आ रही बाधाओं का सामना किया है, लेकिन उनके प्रयासों से अप्रैल से कोरोना के खिलाफ स्थिति में सुधार होगा। अर्जेंटीना के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। अर्जेंटीना की वायुसेना ने आग बुझाने के लिए पानी छोड़ने वाले हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। वहीं 160 दमकल कर्मी आग पर काबू करने में लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन बढ़ते तापमान के कारण आग को नियंत्रित करना मुश्किल होता जा रहा है। और अब बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने पहली पारी में कल 3 विकेट पर 263 रन बना लिए थे। अच्छी शुरुआत के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज बीच में लड़खड़ाए, लेकिन शानदार फॉर्म में चल रहे जो रूट ने युवा बल्लेबाज डोम सिबले के साथ मिलकर पारी को संभाला और स्कोर को 250 के पार पहुंचा दिया। इस बीच इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने अपने 100वें टेस्ट में शतक बनाकर इसे और यादगार बना दिया। रूट ने 164वीं गेंद पर 12 चौकों की मदद से अपना शतक पूरा किया। दिन के आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 87 रन पर बल्लेबाजी कर रहे डोम सिबले को LBW आउट कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। और इफ्फी के 51वें संस्करण में ओपनिंग फिल्म अनदर राउंड ने कई बुलंदियां छूते हुए अब गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में अपनी जगह बना ली है। इस फिल्म का इफ्फी से रिश्ता इतिहास को कैसे दोहराता है, आइए देखते हैं। इफ्फी का मंच अपने आप में महत्वपूर्ण मंच है, फिर चाहे वो भारतीय सिनेमा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा। ये तब साबित हो जाता है जब 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अनदर राउंड से हुई और अब फिल्म को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। कुछ ऐसा ही पिछले साल हुआ जब महोत्सव के वर्ल्ड पैनोरेमा सेक्शन में पैरासाइट को शामिल किया गया और फिर पैरासाइट ने ऑस्कर्स में पुरस्कार हासिल करने की जैसे झड़ी लगा दी। 1999 में द सेलिब्रेशन और 2014 में द हंट के बाद थॉमस विंटरबर्ग की अनदर राउंड को गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित किया गया है। इसकी जानकारी PIB ने एक ट्वीट के जरिए दी। 51वें इफ्फी में अनदर राउंड ओपनिंग फिल्म को गोल्डन ग्लोब्स 2021 में विदेशी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तहत नामांकित किया गया है। कान फिल्म फेस्टिवल में चयन के स्तर को आगे बढ़ाते हुए अनदर राउंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी पहचान मिली है। फिल्म ने टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में अपना ऑन साइट वर्ल्ड प्रीमियर बनाया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित सैन सेबेस्टियन ने 3 पुरस्कार जीते और निर्देशक के रूप में यूरोपियन फिल्म अवार्ड्स में बोर्ड को पटखनी देने से पहले लंदन फिल्म फेस्टिवल में मुख्य पुरस्कार हासिल किया। वहीं अभिनेता और स्क्रीन प्ले श्रेणियों के साथ साथ यूरोपीय फिल्म का मुख्य पुरस्कार भी हासिल किया। 4 शिक्षकों के इर्द गिर्द घूमती इस कहानी को सितंबर की रिलीज में उत्कृष्ट समीक्षा मिली। 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों का ऐलान 28 फरवरी को किया जाएगा। ज्योतिका ग्रोवर, DD न्यूज, दिल्ली। और बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के तीसरे संस्करण का कल से कोलकाता में आगाज हो गया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस फिल्म महोत्सव में 32 बांग्लादेशी फीचर फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसन महमूद ब्रिगेड और भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला मौजूद रहे। इस मौके पर हसन महमूद ब्रिगेड ने कहा कि भारत और बांग्लादेश को अपने सांस्कृतिक संबंधों में और विस्तार देना चाहिए। और एक और अच्छी पहल आपको दिखाते हैं। एक छोटी सी ईमानदार पहल सभी खतरों से लड़ने की ताकत देती है और इसी की बानगी देखने को मिल रही है हरियाणा में, जहां पर पंचकूला के गांव बतौड़ के लोगों की मेहनत से गांव में बहते गंदे पानी को तालाब में एकत्रित करके 5 तालाबों को साफ करके उसे सिंचाई के काम में लाया जा रहा है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। पंचकुला जिले के गांव बतौड़ के गांव वासियों के लिए रविवार का दिन कुछ खास हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में गांव की पहल का जिक्र सुनकर गांव में उत्साह का माहौल है और लोग PM के उत्साहवर्धन के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं।
सभी गांव वासियों ने गांव में स्थित महाराणा प्रताप चौपाल पर एकत्रित होकर मन की बात कार्यक्रम को सुना और देखा। पंचकुला से विधायक और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार गांव बतौड़ के गांव वासियों ने 5 तालाबों का निर्माण करके गांव के गंदे पानी को साफ कर खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया, ये एक अति सराहनीय प्रयास है। इससे गांव के साथ साथ किसानों की खुशहाली के भी नए आयाम स्थापित होंगे। गांव का गंदा पानी है उसको तालाब में इकट्ठा करके और उसको फिर साफ करके खेतों के अंदर सिंचाई के लिए दिया जा रहा है। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने गांव की खुशहाली के लिए, किसान की खुशहाली के लिए किया है। इसके साथ साथ इन्होंने जो ये पॉन्ड सिस्टम है, इसके अंदर जो तालाब है, इनके अंदर मछली पालन का भी इन्होंने ठेका दिया है, जिससे लगभग 30-35 हज़ार रुपये प्रति माह इनको इनकम हो रही है। गांव बतौड़ के सरपंच लक्ष्मण दास ने कहा कि उनके गांव में गंदे पानी के ओवरफ्लो की बहुत बड़ी समस्या थी। जितने तालाब के आसपास के घर थे, जब पानी ओवरफ्लो होता था तो पानी उनके घरों में घुस जाता था। ऐसे में पंचायत ने इस कार्य को प्राथमिकता पर लेते हुए 4 लाख की छोटी सी राशि से तालाबों का जीर्णोद्धार करके सिंचाई के लिए प्रबंध किया। हमारे गांव बतौड़ में बहुत बड़ी समस्या थी। जितने भी इस तालाब के पास जितने घर लगते थे, ये जब पानी ओवरफ्लो होता था, ये सभी घरों में पानी बढ़ जाता था। तो इसको लेकर हमने कई बार सरकार से भी मांग करी कि ये समस्या हमारी हल हो, लेकिन हमारी पंचायत 2016 में बनी तो हम सभी पंचायत ने बैठ के इस पे विचार किया कि समस्या को हम कैसे हल करें। तो हमने बहुत कम पैसे में, कम से कम 4 लाख की टोटल रकम में लगभग हमने समस्या को हल किया। जब प्रधानमंत्री ने हमारे गांव को संबोधित किया और उससे हमारा और उत्साह बढ़ा और हमें और भविष्य में कार्य करने का संकल्प किया। मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा हमारे गांव का नाम लेना मेरे लिए गर्व की बात है। हमारे गांव के जो पानी की निकासी की है, गंदे पानी की निकासी के बारे में उन्होंने जो देश के आगे प्रेरणा स्रोत रखा है। हमारे गांव में जैसे पहले पानी की निकासी नहीं होती थी तो गलियों में पानी इकट्ठा था, उससे गंदगी होती थी, मच्छर फैलते थे, उनसे बीमारियां फैलती थी। तो इस पानी की निकासी के बाद हमारे गांव में बीमारी से बहुत हद तक छुटकारा है। बतौड़ गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए गांव वासियों, पंचायत और प्रशासन सभी ने सहयोग से लंबा रास्ता तय किया है। सबसे पहले गांव को शौच मुक्त करना, फिर गंदे पानी की निकासी को प्राथमिकता के आधार पर नवीनीकरण कर सदुपयोग किया गया है। गांव वालों की ये पहल देश के लिए एक मिसाल बनकर उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।